हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे जो मिश्रण होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका मिश्रण होता है। मिश्रित मतलब कोई भी दो पदार्थ का मिश्रित होना क्या कहलाता है? आपका मिश्रण कहलाता है। तो इसी में हम पढ़ रहे थे कि जो आपका अगर ठोस द्रव का मिश्रण हो या ठोस ठोस का मिश्रण हो या द्रव ठोस का मिश्रण हो या द्रव द्रव का मिश्रण हो, तो आप उनको किस तरीके से पृथक करोगे। तो उसमें हम पढ़ रहे थे सबसे पहले कि हमारे जब दो ठोस होते हैं, जब दो ठोसों का मिश्रण हो, तो उनको हम पृथक करने के लिए तीन विधियों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। एक होगा हमारे पास उचित विलायक, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा आपके पास चुंबक विधि द्वारा। सबसे पहले कि जो आपका उचित विलायक है या आपका जो ऊर्ध्वपातन है या चुंबक हो गया, तो इन तीनों में आपके दो ठोस होंगे। उन ठोसों का ही क्या होगा? ये मिश्रण होगा। उन मिश्रणों को हमने क्या करना है? अलग अलग पृथक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उचित विलायक के रूप में। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका चित्र है। क्या है ये? उचित विलायक। ठीक है, विजिबल है आपको? ओके, क्या है? कौन सा है ये? उचित विलायक। ठीक है, उचित विलायक के रूप में या उचित विलायक विधि से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो ठोस लेने हैं। एक आप लोगे बालू, दूसरा लोगे आप शर्करा। उसको आप एक बीकर में, बीकर से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। प्रयोगशाला में आपको बीकर, एक कांच का गिलास दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आपका बीकर होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ परसेंट आपने आपकी चीनी मिलानी है, शुगर, कुछ आपने बालू या रेत मिलानी है। ठीक है, तो उन दोनों को मिश्रित करना है। मिश्रित करने के बाद आपने उस पर जल मिला देना है। क्या करना है? मिश्रित करने के बाद आप उसमें क्या मिलाओगे? जल मिलाओगे। अब आप जल मिलाओगे तो याद है आपको कि जो शर्करा होता है, जो चीनी होता है, वो क्या हो जाता है? पानी के साथ क्या हो जाता है? ये विलय हो जाता है। विलय होने के बाद ये क्या बनाते हैं? ये शर्करा विलयन बनाते हैं। और जो आपका बालू है वो यहाँ ये तली में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। जो आपका शर्करा है वो क्या करता है? पानी के साथ विलय हो जाता है। और जो आपका बालू है वो क्या करता है? यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये होल्डर है आपका। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे कीप है। इसमें आपने क्या करना है? यहाँ पे ये आपका फिल्टर पेपर है, ये बाहर वाला आपको दिख रहा होगा। आंतरिक जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये क्या है? फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर में आपका जो बालू है वो एकत्रित हो जाता है और जो आपका पानी है वो पेपर किस तरीके से, एक नॉर्मल जो कागज होता है वो क्या कर लेता है? वो पानी, अगर आप खुद से देखो, एक कागज ले लो आप नॉर्मल सा, तो उसमें अगर आप इस तरीके से कौन बनाओगे, कुछ इस तरीके से आपका कौन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ से किनारे किनारे से आपका कुछ पानी निकलने लग जाएगा अगर आप इसमें पानी डालोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो अवशेष होगा, अवशेष क्या है? ये रेत, ये यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। और उसके बाद जो शर्करा विलयन है वो क्या होगा? यहाँ पे एक बीकर में बिल्कुल क्या मिल जाएगा आपको? शुद्ध तो नहीं बोलेंगे, खैर आपको शर्करा विलयन मिल जाएगा और ये क्या होगा? फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक ठोस और द्रव को उचित विलायक के रूप में भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको पृथक कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? क्या करा हमने? सर्वप्रथम शर्करा और बालू का घोल बनाया। ठीक है, मिश्रित करा। उसके बाद उसमें पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद हमने उसको फिल्टर करा। फिल्टर करने के बाद जो आपका अवशेष बालू थी वो एकत्रित हो गई फिल्टर पेपर के ऊपर। जो विलयन था वो नीचे आपका बीकर में एकत्रित हो गया। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि सर्वप्रथम हमने ये करा, फिर पानी मिलाया, फिर उसको फिल्टर करा। इस तरीके से आप इसका मेथड लिख सकते हो। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं।
अब आपको मैंने बताया ऊर्ध्वपातन, क्या बोला मैंने, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, दो ठोस क्या कर सकते हैं, दो ठोस विलयनों को दो ठोस पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। यहां पे हम लेंगे, एक लेंगे हम सोडियम क्लोराइड लेंगे आपका, दूसरा लेंगे एक हम लेंगे यहां पे अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बना देंगे हम यहाँ पे, कुछ आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसा आपको सही लगे। ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक। यहाँ पे आपके दो ठोस होंगे, एक ठोस होगा आपका, अच्छा ये थोड़ा ठीक है। यहां पे ये आपकी क्या है, ये स्प्रिट लैंप है। इस स्प्रिट लैंप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो ठोस है इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाष्पीकृत करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे स्प्रिट लैंप है, ठीक है, जो क्या कर रही है, दो ठोसों को, ठीक, यहाँ पे एक ठोस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा यहाँ पे आपका अमोनियम क्लोराइड, ये इधर लिख लेती हूँ मैं, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इन दो ठोसों का ये क्या है, मिश्रण है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप क्या ये आपकी क्या है, चीनी मिट्टी की प्याली है, ठीक है, ये आपका चीनी मिट्टी की प्याली है, इसमें दो ठोसों का मिश्रण है, एक है आपका अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है आपका सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आपका जो यहाँ पे, हाँ एक और चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये यहाँ पे कॉटन की मतलब रुई लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रुई क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको बताती हूँ, क्लियर। उससे पहले हम देख लेते हैं अब एक चीज कि आपका जो ऊर्ध्वपातन है, पहले तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो बिना द्रव में बदले, मतलब कोई ठोस पदार्थ है वो बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि वह ठोस क्या हो जाएगा आपका, वह ठोस, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका वह ठोस पदार्थ जो बिना द्रव, वह ठोस पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित, वह ठोस पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा
गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है आपका, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अच्छा, इतनी बात हुई क्लियर। तो आपका जैसा हम यहाँ पे बर्फ मान लेते हैं, हमने बर्फ लिया तो उसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो पहले द्रव अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था में आने के बाद हम उसको और हीट करेंगे, देन वो क्या हो जाएगा आपका? वाष्पीकृत होने लग जाएगा। पहले ठोस से द्रव में आया, द्रव से आपका गैस में आया। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया है वो क्या होता है कि वह पदार्थ, वह ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है आपका? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दूसरी चीज कि हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का ही ठोस विलयन क्यों लिया, ठोस क्यों लिए पदार्थ? क्योंकि जो आपका अमोनियम क्लोराइड है इसका क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन हो जाता है। लेकिन जो आपका सोडियम क्लोराइड है इसका ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। इसीलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड, और क्या लेते हैं? दूसरा अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है बात? उसके बाद हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये कुछ इस तरीके से यहाँ किनारे किनारे जम जाता है। इसके कण जो है ये यहाँ पे किनारे किनारे जम जाते हैं। क्यों जमता है यहाँ पे? क्योंकि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है? ठोस में है ना, तो हीट करने के बाद ये बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे गैसीय, तो ये आपका गैस अवस्था में होता है इस तरीके से, ठीक है। क्या होता है? ये गैस अवस्था में होता है। यहाँ पे हमने कॉटन क्यों लगाया? ताकि क्या हो? ये गैस हमारी क्या हो? वाष्पीकृत हो, वाष्पीकृत ना हो, बाहर ना जाए, इसी जार में ये क्या हो? रहे। अब हमें क्या मिल जाएगा? तब हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे क्या ठोस अवस्था में आपका क्या बचेगा? केवल सोडियम क्लोराइड के कण बच जाएंगे। क्या बच जाएगा आपके पास? NaCl। क्लियर हुई बात? तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं? दो ठोसों को पृथक कर सकते हैं, उनके मिश्रण को क्या कर सकते हैं? हम पृथक कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ऊर्ध्वपातन कब होगा? जब क्या होगा? दो ठोस में से एक ठोस आपका क्या हो? ऊर्ध्वपातित हो, ठीक है। उसका अगर ऊर्ध्वपातन हो तब यह क्रिया हो सकती है। नहीं तो अगर आपका क्या हो? दोनों ही ऊर्ध्वपातन हो जाए तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपके पास कौन सा ठोस शेष बच रहा है या कौन सा आपका गैस में उड़ रहा है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। आगे आता है हमारे पास चुंबक द्वारा, ठीक है, सेपरेशन बाय मैग्नेट। चुंबक द्वारा पृथक्करण, ठीक है, या चुंबक विधि। अच्छा, तो चुंबक मैग्नेट, तो क्या समझते हो उससे? कि जो क्या करता है? धातु को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, वो क्या होता है? आपका चुंबक होता है। इसमें तो हम क्या क्या लेंगे? एक हम ऐसा पदार्थ लेंगे जो चुंबक को आकर्षित करता हो, दूसरा हम ऐसा ठोस लेंगे जो क्या करता हो? इसको आकर्षित ना प्रतिकर्षित करता हो। क्लियर हुई बात? तो हम इसमें ले रहे हैं, एक हम लेंगे, एक आप लोगों यहाँ सबसे पहले आपको पहले इनका मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाओगे आप एक आयरन का, दूसरा बनाओगे आप सल्फर का। क्लियर? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले, ये आपके कण हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका सल्फर का कण, ठीक है। जो सल्फर होता है वो क्या होता है? वो चुंबक से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। और यहां पे हम लेंगे आयरन, ठीक है। और यहां पे आपका हो जाएगा, ये आपका मैग्नेट हो जाएगा। ये देखो यहां पे मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, ये चुंबक हो जाएगा आपका। तो जो आपके ये कण होंगे आयरन के, जो ये आयरन के कण होंगे, ये क्या हो जाएंगे? सीधे यहाँ पृथक, यहाँ क्या हो जाएंगे? इसमें चिपकने लग जाएंगे। आयरन के कण क्या होंगे? ये आयरन के कण होंगे आपके पास। क्लियर? यहाँ पे भी। और ये क्या हो जाएगा? आपका चुंबक, मैग्नेट।
क्लियर हुई बात। तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सल्फर के कण, क्योंकि मैग्नेट तो आपने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगी आपके पास, ठोस सल्फर बचेगा। क्या बचेगा, ठोस सल्फर। तो इस तरीके से आप उचित विलायक के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा और चुंबक के द्वारा क्या कर सकते हो, इन विधियों से आप क्या कर सकते हो, दो ठोस पदार्थों का क्या कर सकते हो, पृथक्करण कर सकते हो। क्लियर हुई बात। इतना कुछ ज्यादा कुछ टफ नहीं है ये, केवल आपको क्या याद रखना, उचित विलायक में आपने क्या करा था, शर्करा लिया था, चीनी लिया था और बालू ली थी। विलायक क्या था उसमें, पानी, ठीक है, पानी मिलाया था, देन उसको क्या करा था, फिल्टर करा था। उसके बाद आपको क्या मिला था, शर्करा का विलयन मिला था और बालू का अवशेष मिला था, रेत का अवशेष। देन आपने ऊर्ध्वपातन किया था। ऊर्ध्वपातन में आपको याद रखना है, अच्छा उचित विलायक में आपको एक और चीज याद रखनी है कि हमें उन दोनों ठोसों को लेना है जो क्या हो, एक तो पानी में विलय हो, एक ठोस आपका पानी में विलय होना चाहिए और दूसरा पानी में अविलय होना चाहिए। वे ठोस जो घुलते नहीं है पानी में वो अविलय कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऊर्ध्वपातन में भी एक जो ऊर्ध्वपातित हो, एक जो ना हो। चुंबक में एक जो चुंबक से क्या हो, आकर्षित हो और एक प्रतिकर्षित हो। तभी हम इन विधियों से बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, दो ठोसों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास ठोस और द्रव के मिश्रण का पृथक्करण। पहले क्या था, दो ठोस का मिश्रण था, उनका पृथक्करण कर रहे थे। अब हमारे पास दो क्या है, एक ठोस है और दूसरा क्या है आपके पास, द्रव है। तो इसके लिए हम किस किस विधि के द्वारा इनका पृथक्करण कर सकते हैं। एक हो गया आपका क्रिस्टलन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन हो गया, डिस्टिलेशन आश्वासन, फिल्ट्रेशन फिल्टरन द्वारा, ठीक है, अपकेंद्रीकरण द्वारा, दूसरा आपका वाष्पन द्वारा, ठीक है। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं। आगे हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्रिस्टलन द्वारा। क्रिस्टलन द्वारा हमारा शोधन किस प्रकार से होगा, क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पदार्थ के गर्म, सांद्र, विलयन के शीतलन का प्रक्रम क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या लिखा है, तो ये मिसप्रिंट हो रखा है, तो आप इसको ध्यान ना दें, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है, क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पदार्थ के गर्म, सांद्र, विलयन के शीतलन का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, आपका क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्लियर। अशुद्ध नमूने से शुद्ध ठोस प्राप्त, कोई अशुद्ध नमूना है उससे हमें शुद्ध ठोस प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले अशुद्ध ठोस पदार्थ को विलयन बनाने के लिए जल की न्यूनतम मात्रा में विलय किया जाता है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अशुद्ध ठोस को उसका क्या करते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं ताकि उसका विलयन बनाया जाए। विलयन को अविलय अशुद्धियों से दूर करने के लिए फिल्टरित किया जाता है, कि जो आपका विलयन है इसको क्या किया जाता है, अविलय अशुद्धियों से दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम से पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्वच्छ विलयन को जल ऊष्मक पर तब तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है जब तक सांद्र विलयन संतृप्त विलयन की नहीं प्राप्त हो जाता, ठीक है। गर्म सांद्र विलयन को धीरे धीरे गर्म करते हैं, शुद्ध ठोस के क्रिस्टल बनते हैं, अशुद्धियां विलयन में विलय होती है, जो अशुद्धियां बच जाती है वो विलयन में विलय होने लगती है। शुद्ध ठोस के क्रिस्टलों को फिल्टरन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं और बाद में उनको सुखा सकते हैं। आपको इसकी थ्योरी इतनी अच्छे से समझ में ना आई होगी, ठीक है, तो इसके लिए हम जो आपका डायग्राम है उससे मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक होल्डर लिया, कीप ली, ठीक है, देन एक बीकर लिया और उसके बाद हमने क्या, एक कांच की छड़ भी लेनी है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो अविलय ठोस और द्रव का मिश्रण करना है, क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं, एक ठोस ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं, एक द्रव ले रहे हैं। इन दोनों का हमने क्या करना है, मिश्रण करना है। उसके बाद मिश्रण करने के बाद हमने यहाँ पे कि जो आपकी कांच की छड़ थी, ठीक है,
जो आपकी कांच की छड़ थी उससे आपका जो यहाँ पे अवशिष्ट या जो अविलेय ठोस है, जो पानी में विलय नहीं है, वो यहाँ पे इस कांच की छड़ के द्वारा या जो फिल्टर पत्र है इसके द्वारा यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। और जो आपका विलयन है वो क्या हो जाता है, इस फिल्टर पेपर द्वारा क्या आ जाता है, आपके बीकर में आ जाता है फिल्ट्रेट होके। तो जो आपका अवशेष है, सॉरी जो अविलेय ठोस है, वो कहाँ पे एकत्रित हो जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर आपका एकत्रित हो जाता है। क्लियर हुई बात? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि आपके घरों में आप इजीली बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको चाय बनानी है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या बोल रही है, भाई मैंने तो कभी चाय की शक्ल देखी तो है पीते वक्त, लेकिन मैंने तो कभी बनाई नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही चाय बनाओ। आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने चाय बनाई या किसी और ने बनाई, तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर में छन्नी होगी चाय छन्ने वाली। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो चाय है एक फरे पानी या कोई और बर्तन होगा उसमें रखा होगा, देन आपने एक ग्लास लेना है या कप लेना है और एक छन्नी लेनी है। उसके बाद आपने चाय को छन्नी के इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, जो आपका बर्तन है उसको आपने चाय की छन्नी है उस पर छनना है, तो आपका जो चाय है वो यहाँ पे बिल्कुल उसमें कोई आपको ठोस पदार्थ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि चाय में कौन से ठोस पदार्थ होते हैं। देखो, आपने जब चाय बनाई तो चाय में क्या क्या होता है, चीनी होती है, पानी होता है, दूध होता है, ठीक है, और चाय पत्ती होती है, और कुछ इलायची डाल देते हैं या काली मिर्च भी डाल देते हैं। ठीक है, या तुलसी का पत्ता हो गया। ठीक है, तो डालने के लिए बहुत कुछ होती है, पर जनरली जो चाय बनती है वो चाय पत्ती, चीनी, दूध और पानी से बनती है। ठीक, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो छन्नी है, तो जब आप चाय को डालोगे तो जो ठोस पदार्थ है, जैसे चाय पत्ती हो गई, जो आपका इलायची हो गया या काली मिर्च हो गई या तुलसी का पत्ता हो गया, तो वो आपका चाय छन्नी के ऊपर एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये चाय पत्ती है, यह अशुद्ध ठोस है। ठीक, और आपको यहाँ पे बिल्कुल द्रव लिक्विड क्या मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी बिना ठोस वाले। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से क्रिस्टलन द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, एक ठोस और एक द्रव को क्या कर सकते हो, पृथक्कृत कर सकते हो। क्लियर हुई बात? अगर आपको लिखना होगा तो हमने जो जो जिस तरीके से इस विधि में इस विधि को समझा है उस तरीके से आप लिख सकते हो, या जो मैंने आपको ये लिखाए हैं, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये सब। क्लियर हुई बात? जो भी आपको आसान लगे आप वो सब लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, आगे दूसरी विधि कौन सी थी हमारे पास, दूसरा मेथड था हमारे पास। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वर्ण लेखन है, आसवन है, फिल्टरन द्वारा है, अपकेंद्रीकरण है। तो अब हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीकरण के बारे में। क्लियर हुई बात? चलो अपकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण वैसे जनरली आपने अपकेंद्रीकरण का नाम सुना ही होगा। तो अपकेंद्रीकरण को वैसे हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई ठोस हो और द्रव हो, तो इसको पृथक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या जब दूध से हम क्रीम निकालते हैं तो इसका हम उपयोग करते हैं अपकेंद्रीकरण के लिए। ठीक है, कि जो आपका अपकेंद्रीकरण है वो क्या है, द्रव से पदार्थ के निलंबित, कि जो आपका द्रव से पदार्थ के निलंबित कणों को पृथक करने की एक विधि है, जिसमें मिश्रण के को अपकेंद्रित कर उच्च वेग से घूर्णित किया जाता है। ठीक है, मतलब हम जब दूध को अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसको घुमाएं दूध को, तो जो आपकी क्रीम है वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर आ जाती है, और जो आपका दूध है वो आपका नीचे तली में रह जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो।
ये आपकी क्या है, ये आपका प्रचक्रण करती हुई क्या है, ये पंखुड़ियां हैं, इनको पंखुड़ियां बोलते हैं। ठीक है, इनको घोलने पर ये क्या होंगी, इनको जब हम दूध में बहुत ही तेजी से घुमाते हैं, कुछ इस तरीके से घुमाने के बाद जो आपका दूध है, और मतलब ज्यादातर इसका यूज जो आपके डेयरी वाले होते हैं वही करते हैं, दूध से क्रीम निकालने के लिए वो इस मेथड का उपयोग करते हैं। क्लियर है बात। 1 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि दूध से क्रीम को अलग करने या पृथक्करण करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, या आपके पास आ सकता है कि अपकेंद्रीकरण का समझाइए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि दूध से दही बनाने में आप क्या कर सकते हो, अपकेंद्रीकरण का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है बात। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपकी परख नली है। ठीक है, 2 परख नलियां हैं यहाँ पे, द्रव से निलंबित ठोस कण। ठीक, ये आपका विलयन है जिसमें ठोस और द्रव है आपके। ठीक है, अपकेंद्रीकरण से पहले ये इस तरीके से होता है, आपका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो डायग्राम, और अपकेंद्रीकरण के बाद जो आपका द्रव है वो क्या हो जाता है, और जो ठोस है यहाँ पे आप देख सकते हो, द्रव अलग पृथक हो जाता है और ठोस अलग से आपका पृथक हो जाता है। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ठोस और द्रव को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब हम पढ़ेंगे वर्ण लेखन द्वारा, क्या पढ़ेंगे अब हम यहाँ पे, वर्ण लेखन द्वारा, कि किस तरीके से हम वर्ण लेखन द्वारा एक ठोस और द्रव को क्या कर सकते हैं, अलग अलग पृथकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फिल्टर पेपर की पट्टी लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसमें एक यहाँ पे आप देख सकते हो काली स्याही का निशान लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे लाइन से पेंसिल से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये अभी लाइन हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे कांच की छड़ ली, सेलो टेप लिया, सेलो टेप आपको पता ही होगा। देन जो आपका फिल्टर पेपर था उसको क्या रखा हमने, कांच के जार जिसमें कुछ मात्रा में आपका जल था। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है आपको कि जो यहाँ पे ये स्याही का बिंदु लगाया था हमने, ठीक है, निशान लगाया था, ये पानी हमारा, हमने इसको पूरा यहाँ तक नहीं पहुंचाना है, मतलब फिल्टर पेपर को इतना रखना है, इतना डुबोना है कि ये स्याही को टच ना करे, इतना इतना, केवल यहाँ तक क्लियरली आपको विजिबल होगा। अब आगे हमने क्या करा, कुछ टाइम इसको रखा, उसके बाद जो आपका पानी है वो क्या होने लगता है, यहां से ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पानी यहां से ऊपर, मतलब किस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो लोहा होता है, अगर हम लोहे के एक सिरे को गर्म करते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको यहां भी गर्म महसूस होगा। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में रखा तो आपको यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पे गर्म है, लेकिन आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका वर्ण लेखन वाली विधि है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका कागज है ये यहाँ से क्या होने लगता है, जो आपकी काली स्याही थी ये यहाँ से दूसरे रंगों में थोड़ा ऊपर आपको जैसे यहाँ पे विजिबल होगा, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जल अपने साथ रंजकों को लेकर ऊपर उठता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये ऊपर उठने लगता है। नॉर्मल कागज था, उसमें हमने क्या काली स्याही का निशान लगाया, काले रंग की आप देख सकते हो। ठीक है, देन आपके बाद उसके बाद हमने इसमें पानी, कांच की जार में पानी मिलाया कुछ मात्रा में। ठीक है, पानी को इतना रखना है कि काली स्याही से को टच ही ना करें। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो आपका जल है वो अपने साथ रंजकों को लेकर ऊपर उठने लगता है, और काली स्याही से पृथककृत रंजकों के विभिन्न रंगों को छोटे छोटे गोले के निशान, तो आपको जो एंड में कागज प्राप्त होगा तो वो कैसे होगा, आपका काली स्याही से पृथक्कृत। ठीक है, मतलब काली स्याही नहीं होगी उसके बाद, और अलग अलग रंगों में आपको कुछ कागज मिलेंगे। आप बिल्कुल देख सकते हो, और इस चित्र को आप खुद भी एक बार अपनी नोटबुक में डायग्राम में बना सकते हो। ठीक है, तो यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है वर्ण चित्र या वर्ण लेख। क्लियर हुई बात। तो इसका उपयोग हम विधि विज्ञान या ब्लेडर
जो अमाशय हो गया इनमें करते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट मेथड। ठीक है, आसवन द्वारा पृथक्करण। ठीक है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। वाष्पन द्वारा हम लवण जल, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वाष्पन द्वारा लवण जल लेते हैं। वाष्पन द्वारा लवण जल या लवण विलयन से प्राप्त लवण कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, लवण प्राप्त करेंगे, मतलब पानी और जल का मिश्रण होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां से आप लवण प्राप्त करोगे। तो लवण जल मिश्रण से आप क्या करोगे, लवण के साथ ही जल या दोनों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप आसवन द्वारा क्या कर सकते हैं, एक तो आप सॉल्ट को भी प्राप्त कर सकते हो और दूसरा आपको जो शुद्ध जल है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। क्लियर हुई बात, आपको केवल इतना रखना है। आपके पास आगे क्वेश्चन में भी आ सकता है, वाष्पन और आसवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत से बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आसवन में आपको ठोस और द्रव दोनों ही प्राप्त होंगे, लेकिन जो वाष्पन है इसमें केवल आपको ठोस प्राप्त होगा, आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, आसवन द्रव को गर्म करके वाष्प बनाने और तत्पश्चात वाष्प को, ठीक है, तत्पश्चात आपको क्या करना है, वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव प्राप्त करने का प्रक्रम है। कि आपका आसवन क्या है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि द्रव को गर्म करके वाष्प बनाने में और तत्पश्चात वाष्प को ठंडा करके पुनः हम द्रव बना रहे। पहले हमने द्रव से गैस में परिवर्तित किया, फिर गैस से द्रव में परिवर्तित किया, तो यही क्रिया क्या कहती है, आपके आसवन। ठीक है, आसवन को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या लिया, NaCl का जलीय विलयन लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो आपका डायग्राम है क्या है, हमारे पास जल और लवण का मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ मात्रा में जल होगा, कुछ मात्रा में आपके क्या होंगे, यहाँ पे लवण होंगे। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे बर्नर से या स्प्रिट लैंप से इसको हीट करा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये तार की जाल है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, इसके बाद जो आपका आसवन फ्लास्क है, इसमें आपको मिश्रण तैयार करना था, मतलब मिश्रण रखा आपने। देन इसको जब ये हीट दे रहे थे, हम ऊष्मा दे रहे थे, उसके बाद जो जल है वो क्या होने लगता है, यहाँ से वाष्पीकृत होने लगता है। लेकिन जो, ठीक है, ये क्या होने लगता है, यहाँ से वाष्पीकृत होने लगता है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एक तापमापी रखी जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक जल द्रवणित, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं कि कोई वाष्प है, अगर हमने किसी गैस को द्रव रूप में परिवर्तित करना है तो हम उसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे। भाई जब हम ऐसा समझिए आप कि जो आपका द्रव होते हैं, जो आपका ठोस होता है, उसका कण कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं, उनके बीच खाली स्थान कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, गैस के कण है। ठीक, अब आपके द्रव के कण क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सटे हुए होते हैं। ठीक है, जब आप गैस के कणों को प्रेस करोगे, उनको दाब दोगे, तो उनके जो कण हैं वो थोड़ा पास पास आने लग जाएंगे। तो पास पास आने से वो क्या हो जाते हैं, द्रव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं आपके। क्या गैस किस में परिवर्तित होता है, द्रव रूप में, जब हम दाब को बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ से जल प्रवेश कराते हैं तो यहाँ पे आपका ये कुछ, यहाँ से इसको ठंडक मिलने लगती है, वाष्पीकृत है, वाष्प जा रही है। ठीक है, तो जब ये भाप को यहाँ से भाप को क्या मिलने लग जाती है, ठंडक मिलने लग जाती है। उसके बाद यहाँ से जो ये वाष्प है ये क्या हो जाता है, द्रव रूप में परिवर्तित होता है। द्रव रूप में परिवर्तित होने के बाद हमें एक बीकर में शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुई बात, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि NaCl और जल का मिश्रण लेना है, उसके बाद उसको हीट करना है।
हीट करने के बाद जो आपका विलयन है वो क्या हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप में परिवर्तित होने के बाद आपको क्या मिल जाता है, पुनः शुद्ध रूप में वो आपको शुद्ध जल प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। ठीक है, अब अच्छा इसमें आपके पास वाष्पन जो विधि थी आप हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे कौन कौन सी विधि पढ़ ली, क्रिस्टलन पढ़ ली, वर्ण लेखन पढ़ ली, आश्वासन पढ़ ली, फिल्टरन पढ़ ली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अपकेंद्रीकरण पढ़ लिया आपने, वाष्पन ये बच रखी है। वाष्पन में क्या होता है कि आपके पास पुनः हम NaCl और जल का मिश्रण लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मिश्रण लिया, ये मिश्रण लिया हमने NaCl और जल का, और यहाँ पे क्या है H2O। उसके बाद हमने अगेन यहाँ पे स्प्रिट लैंप लिया। ठीक है, और इसको हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ पे आपका जो जल है, हीट करने के बाद आपका जो जल है वो क्या होने लग जाता है, भाप के रूप में यहां से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकृत क्या होता है, यहाँ पे जल, और यहाँ पे तली में आपके पास लास्ट में क्या बच जाता है, आपके पास NaCl के क्या बच जाता है, NaCl बच जाता है। ठीक है, तो इस वाष्पन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पृथक कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, जब दो ठोस थे और एक ठोस और एक द्रव था। अब हम पढ़ेंगे दो द्रवों को मिश्रण का पृथक्करण। पहले हमने क्या पढ़ा था, दो ठोस थे, उनका मिश्रण था जो, उसको पृथक कैसे करते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक ठोस होता था, एक द्रव होता था। तो हम क्या कर लेते थे, ज्यादातर हम द्रव को क्या कर लेते थे, वाष्पीकृत कर लेते थे। आसवन और वाष्पन, इन दोनों में आपको याद रखना है NaCl का आपको जलीय विलयन लेना है, और जो आसवन है उसमें आपको ठोस और द्रव आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वाष्पन होगा उसमें केवल आप ठोस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जो जल है या जो द्रव है उस पर आप क्या कर रहे हैं, वाष्पीकृत कर रहे हैं। क्लियर, अब हम पढ़ेंगे दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, दो या दो से अधिक द्रवों को, सभी मिश्रणों को निम्नलिखित दो विधियों से हम क्या कर सकते हैं, इनको पृथक्कृत कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन के प्रक्रम द्वारा। ठीक है, और दूसरा हम करेंगे पृथक्कारी कीप के द्वारा। सबसे पहले जो हमारे पास प्रभाजी आसवन है, ठीक है, तो प्रभाजी आसवन क्या है कि प्रभाजी आसवन आसवन द्वारा दो मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने का प्रक्रम है। इसमें आसुत भिन्न भिन्न तापों पर क्वथनीय प्रभाजी एकत्रित होता है। दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा दो द्रवों का पृथक्करण उनके क्वथनांकों में भिन्नता पर निर्भर करती है। प्रभाजी आसवन को प्रभाजक स्तंभ का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम इसको संपन्न कर सकते हैं। इस जो हमारे पास प्रभाजी आसवन का पृथक्करण है, हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको दो द्रवों को के मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, पृथक्कृत कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। जैसे हमारे पास मिश्रण क्या क्या होगा, एक अल्कोहल हो गया या जल हो गया, तो ये दोनों क्या है, द्रव है। तो हम प्रभाजी आसवन द्वारा क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पृथक्कृत कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, साधारण प्रभाजक स्तंभ कांच मनकों से भरी एक लंबी खड़ी कांच की नली होती है। ठीक है, अच्छा इसको हम तब पढ़ते हैं, इससे पहले हम डायग्राम को समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक अल्कोहल लिया, दूसरा हमने क्या लिया, यहाँ पे जल लिया। उसके बाद हमने इन दोनों के मिश्रण को तैयार किया, मिश्रण बनाया। मिश्रण बनाने के बाद वही अगेन क्या करना है, बर्नल लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आसवन फ्लास्क लेना है। आसवन फ्लास्क में ही आपके क्या होगा, दो द्रव का मिश्रण होगा, एक अल्कोहल होगा, एक जल होगा।
एक और चीज, अल्कोहल का सूत्र जो होता है आपके पास C2H5OH होता है। जनरली इथाइल अल्कोहल को ही क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर। और जो आपका जल है H2O, जल का सूत्र होता है H2O। ये हो गया आपका अल्कोहल का, ये हो गया आपका जल का। ठीक है, अब इनका मिश्रण है और यहाँ पे क्या है, अल्कोहल और जल वाष्प, कि यहाँ पे जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या होने लगते हैं, वाष्पीकृत होने लगते हैं। वाष्पीकृत होने के बाद यहाँ पे आपका 80 डिग्री सेल्सियस, 79 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर यहाँ पे हमें बता रहा है कि कितना तापमान हम इसको दे रहे हैं ताकि ये वाष्पीकृत हो। ठीक है, और ये क्या है, कांच से भरे, कांच के मनकों से भरा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका अल्कोहल है ये क्या हो जाता है, यहां से इस नली के द्वारा यहाँ बीकर में हमें पुनः प्राप्त होता है। ये यहाँ पे वाष्पीकृत के रूप में, यहाँ से गैस के रूप में क्या हो रहा है, ये जा रहा है। लेकिन जब हम इसमें जल पुनः प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको ठंडक मिलती है। ठंडक मिलने के बाद यह गैस से द्रव अवस्था में क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि जब हम टेम्परेचर घटाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो द्रव है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इस तरीके से कुछ आपका बनता है ठोस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है द्रव, फिर आता है आपका गैस। लेकिन अगर हम, ये क्या कब है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तब आता है गैस, द्रव और अगेन ठोस। ठीक है, T बढ़ाने पर, T मतलब टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्प घटाने पर। ठीक है, इस तरीके से होता है। या अगर आप दाब बढ़ाओगे तो इस तरीके से आएगा, दाब घटाओगे तो ये इस तरीके से क्रिया होंगी। क्लियर हुई बात। क्या करा हमने, जल और अल्कोहल का मिश्रण लिया, उसके बाद इसको वाष्पीकृत किया। वाष्पीकृत करने के बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया कि जो आपका आसवन फ्लास्क है, यहाँ से आपका अल्कोहल क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होके जो आपका जल द्रवणित है पात्र है, यहाँ से ये गैस रूप में परिवर्तित होगा। जब हमने इसका टेम्परेचर घटाया तो ये गैस से किस में बदला, आपका द्रव, और आपको पुनः क्या प्राप्त हुआ, एक अल्कोहल प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल और जल को पृथक किया। दो द्रवों को पृथक करने की एक विधि है हमारे पास, ये प्रभाजी आसवन। क्लियर हुई बात। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। अब क्या करा था हमने, कांच के मन के गर्म वाष्पों को ठंडा होने के लिए एक बड़ा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करते हैं तथा बारंबार क्या करते हैं, उसको द्रवित करते हैं। अत्यधिक सरल शब्दों में प्रभाजक स्तंभ को उसके भीतर विभिन्न ताप क्षेत्रों को प्रदान करने वाली व्यवस्था के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो प्रभाजक स्तंभ है, प्रभाजक स्तंभ को पृथक किए जाने वाले द्रवों के मिश्रणधारी आश्वासन फ्लास्क की ग्रीवा में लगाया जाता है। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आसवन फ्लास्क में दो मिश्रणियां, कैसे मिश्रण है, द्रव, इनको पृथक कर रहे हैं। हीट करने के बाद आपका अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाता है। अगर आपको ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये सब, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। केवल देखो हम क्या कर रहे थे, जो आपका आसवन है वो भी लगभग ऐसे ही है, केवल इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, बाकी ये जल द्रवणित ऐसा ही आता है उसमें। ठीक, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने शब्दों में इनको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रभाजी आसवन के अनुप्रयोग हैं कि मतलब, या इसके उपयोग भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन को प्रयोगशाला में मिश्रणीय द्रवों को या द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए ये उपयोग में होता है। सबसे पहले तो यही है कि दो द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए क्या यूज होता है, आपका
प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्रभाजी आसवन को अपरिष्कृत तेल, पेट्रोलियम का उपयोगी प्रभाजी जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि में पृथक करने के लिए भी उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्रव वायु के या प्रभाजी आसवन को वायु की गैसों को पृथक करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। मतलब जैसे जो वायु की गैसें हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पृथक्कृत कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम प्रभाजी आसवन के द्वारा उन गैसों को भी क्या कर सकते हैं, पृथक्कृत कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास कि जो आपका पृथक्कारी कीप थी उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनको पृथक्कृत कर सकते हैं। किसको हम करेंगे, यहाँ पे दो द्रवों के मिश्रण को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो द्रव लिया, एक लिया हमने केरोसिन हल्का द्रव, एक भारी द्रव वो लिया हमने जल। उसके बाद हमने उन दोनों के मिश्रण को तैयार किया। तो जो मिश्रण बना, तो जो आपका हल्का द्रव था वो क्या आ जाता है, ऊपरी सतह पे आ जाता है। जो भारी द्रव है वो क्या आ गया, आपका निचली सतह पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक डाट या रोधनी लगाई। ठीक है, अवरोधक भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, नीचे हमने बीकर रखा। तो यहाँ पे जब हम इसको धीरे धीरे से अवरोध को हटाते हैं तो आपका जो भारी द्रव है वो क्या आ जाता है, नीचे क्या आ जाता है, यहाँ पे बीकर में आ जाएगा, और जो आपका हल्का द्रव है वो यहीं ऊपर रह जाएगा। क्लियर हुई बात? तो हम क्या कर सकते हैं, पृथक्कारी कीप द्वारा भी इसको क्या कर सकते हैं, दो द्रवों के मिश्रण को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। या जैसे आपका यहाँ पे पेट्रोल आ गया, जल आ गया, या ठीक है, इस तरीके से आपके जो हल्का द्रव और भारी द्रव को आप क्या कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले आपको याद रखनी है आपके पास कितनी विधियां हैं और किस तरीके से इनका डायग्राम है। ठीक है, कि दो ठोसों के लिए हम क्या करते हैं, या एक ठोस और एक द्रव के लिए किन विधियों का उपयोग करते हैं, या जब दो द्रव होते हैं तो हम किन किन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक में।